हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज नेबुस वेनो डायग्राम। जो नेबुस वेनो डायग्राम है, ये ओर्गल डायग्राम का एक अगला स्टेप है। ओर्गल डायग्राम में हम खाली बता देते कि भाई कौन सा लेवल सबसे नीचे है, कौन सा उससे ऊपर है और कौन सा उससे ऊपर है, और उसमें बता देते कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, किसकी एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी, वो बता देते थे। इसमें हम ये भी बता देंगे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, कितनी हमें बाहर से देनी पड़ रही है, या और जो कई चीज़ें होती हैं जैसे स्प्लिटिंग स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी है, उनके बीच में एनर्जी गैप जी कितना है, वो हम इसे निकाल सकते हैं। मतलब एक टाइप की मैथमेटिकल फॉर्म है ऑर्गल डायग्राम की। और ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ऑर्गल डायग्राम तो डायग्राम के बीच में। पहला ओनली फॉर हाई स्पिन, जो ऑर्गल डायग्राम था वो हमने देखा था, ओनली फॉर हाई स्पिन था, हाई स्पिन के लिए पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या है, बहुत लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के लिए होता है ये। और इसमें होता है ओनली, पहले वाले में ओनली स्पिन अलाउड ट्रांजिशन थे ना, ये जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन थे वही इसमें हम देखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले बहुत स्पिन अलाउड एंड स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसमें सारे देखेंगे। स्पिन फॉरबिडन मतलब मान लो एक में ऊपर 3D है, 3D से हम 2F में भी ट्रांजिशन देख सकते हैं ना, अगर स्पिन फॉरबिडन है तो। मतलब ये जो ऊपर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होनी चाहिए थी ऑर्बिटल डायग्राम में, लेकिन नेबुस डायग्राम में वो सबसे अलग भी होगा, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये पहली था दीज आर क्वालिटेटिव, मतलब ये क्वालिटेटिव थे। क्वालिटेटिव मतलब ये बताते थे कौन सा लेवल कम है, नीचे है, कौन सा लेवल ऊपर है ना, और उनके बीच में ये बताते किस में एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। लेकिन ये एग्जैक्ट ही नहीं बताते थे कितनी एनर्जी चाहिएगी। वो हमें असली अच्छे से इसमें पता लगता है। तो नेबुस डायग्राम में ये दीज आर क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है, मतलब ये एक टाइप मैथमेटिकल फॉर्म है जो, मतलब जो ये बताएगी भाई कितनी एनर्जी है दोनों के बीच में, कितना उसका रेखा पैरामीटर वगैरह ये बताते हैं ये इसमें था पहले, इसमें प्लॉट बिटवीन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, ये किस किस के बीच में था ऑर्गल डायग्राम। इस साइड तो हम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ लिखते थे, LFS लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ मतलब LFS लिखते थे, इस साइड एनर्जी लिखते थे ना, और फिर उसके बीच में इनको तोड़ के दिखाते थे, ऐसे टूट रहे थे वो। लेकिन इसमें क्या है, these are between delta नोट बी एंड ई बाई बी। डेल्टा नोट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है कितनी है, या एक टाइप से क्या बताता है, लिगैंड स्ट्रेंथ बताता है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा उतनी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना। ये एक टाइप की लिगैंड स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन ये क्या है, ये है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट, मतलब दो स्टेट बन गई जो, जैसे T2 या EG है, उनके बीच में कितने एनर्जी डिफरेंस है वो बताता है E। तो ये किस किस के बीच में है, डेल्टा नोट बाई बी और E बाई बी, मतलब एक्स और वाई पे ही होंगे, डेल्टा नोट बाई बी होगा और E बाई बी होगा ना। डेल्टा नोट बाई बी होता है एक्स एक्सिस पे, E बाई बी होता है वाई एक्सिस पे। इस पे क्या एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज टेकन एज ग्रेटर देन जीरो ना, जो ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट मतलब जैसे यहाँ पे 2D में अगर मान लो नीचे T2 आ रहा है तो मतलब ग्राउंड स्टेट हम इसको मानते थे, यहाँ पे था ग्राउंड स्टेट, मतलब ये जो जीरो एनर्जी थी यहाँ पे थी वो ना, जीरो एनर्जी यहाँ पे थी। तो मतलब और इससे ऊपर जो स्टेट थी, जैसे यहाँ पे T2 बन रहा था ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हम ग्राउंड स्टेट है, मतलब जैसे T2 इसमें ग्राउंड स्टेट है तो T2 को ही जीरो मान लेंगे ना, यहाँ पे T2 को जीरो मान लेंगे, फिर उससे ऊपर जो है वो ट्रांजिशन होगी। जैसे T2 को जीरो मान लिया, उससे ऊपर वालों की कुछ और वैल्यू होगी, इस टाइप से। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। और पी क्या होता है, रेखा पैरामीटर है ना, हम बी की फॉर्म में देखते हैं। इसमें रेखा पैरामीटर भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। रेखा पैरामीटर क्या होता है कि वो दो स्टेट है, उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है ना, ये एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को बताता था ना। तो अगर मान लो बी किसके लिए बताता था, जो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है जिनकी, उसके लिए। और सी बताता था जिनमें मतलब सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं है उनके लिए, उन दो स्टेट के बीच में एनर्जी गैप बताता था सी। लेकिन जो सी है, सी को भी हम बी के टर्म में लिख सकते हैं, हमने पीछे देखा था, सी को भी बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ए की लेके चले, यहाँ पे बी को ही लेके चले, क्योंकि सी होगा उसको भी हम बी की फॉर्म में लिख सकेंगे। जैसे ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज प्लॉटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एनर्जी ऑफ एक्सेटेड स्टेट आर प्लॉटेड रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब जो है
जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम 0 मान लेते हैं और ओरो को जो उसके रिलेटिव जो है उसको हम प्लॉट करेंगे, ऐसे करेंगे ना। जैसे ये मान रखा हमने, ये है मान लो ये है D2 के लिए, D2 के लिए है वेनेडियम H2O6 सभी पॉजिटिव, इसमें भी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगी D2 में क्या होगा, D2 में एक तो ये होगी जैसे जो 3D तो एक वो होगी 3F होगा ना, इसमें 3F तो ग्राउंड स्टेट होगी और 3P एक्साइटेड स्टेट होगी, है ना। तो जो 3F था वो इस फॉर्म में टूट रहा था, नीचे 3T1 ऊपर 3T2 और सबसे ऊपर 3A2, और जो था वो 3P था वो 3T1 में था टूट रहा, 3T1 ये है 3T1G, 3T1G फॉर पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल के लिए है। हाँ, तो फिर ये कार सबसे नीचे उसमें 3T1 आ रहा है, तो इसमें 3T1 को हमने 0 मान लिया, मतलब 0 एक्सिस में 0 के इक्वल मान ली। इसकी एनर्जी इधर E/B है और इधर है जो डेल्टा नोट बाई बी है ना। फिर इसकी इनकी ट्रांजिशन, जिसमें 3 ट्रांजिशन होंगी, 3 ट्रांजिशन कौन कौन से होंगे, मतलब यहाँ से अगर 3T1 से T2 तक जाएगा, ये वाला यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तो अगले में T1 से यहाँ तक आएगा, अगले में 3A2 तक जाएगा, मतलब 3 टाइप के ट्रांजिशन होंगे। इसमें हम सबसे पहले 2 ट्रांजिशन देखते हैं, जैसे 3T1G और 3T2G तक है ना, यहाँ से मतलब यहाँ से ये वाला यहाँ तक जाएगा बस, है। तो इसकी एनर्जी है यहाँ पे 17,200। देखो ये एनर्जी तो हमें पता होगी, अगर मान लो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें मतलब बाहर से दे रहे हैं एनर्जी, तो ये एनर्जी हमें पता होगी ना, जो भी सोर्स है हमारा एनर्जी का, उसमें हमें पता लगेगा भाई ये ट्रांजिशन हो गया और हमने इतनी एनर्जी पे हुआ है, तो हमें पता लग जाएगा कि इतनी इसकी एनर्जी हमें बाहर से दी है। 3T1G F से तक यहाँ तक तो कितनी होगी, ये मतलब 17,200, उससे ऊपर 3T1G F से 3T1 तक ना, 3T1 तक क्या होगी, फिर ये होगा दूसरा ट्रांजिशन होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो ये दे रखी है 25,700। तो ये एक टाइप से एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ये वेव नंबर में दे रखी है, वेव नंबर बोलते हैं इसको, या तो ये होता है एनर्जी का फार्मूला होता है Hc/λ ना, Hc/λ, या Hc/λ लिख लो, या HV भी लिख देते हैं। HV में H सप्लाइंग कांस्टेंट और V होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें Hc/λ c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का उल्टा होता है वेव नंबर, वेवलेंथ का उल्टा होता है वेव नंबर, Hc म्यू लिखते हैं यहाँ पे, ये वेव इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये होता है वेव नंबर। तो वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, वेव नंबर होता है v = 1/λ हो गया ना, v मतलब v बार लिखते हैं वेव नंबर को, ऐसे v बार, तो ये हो गया 1/λ। लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, नैनोमीटर कुछ भी होती है, तो v क्या हो जाएगा, मीटर का उल्टा हो जाएगा। मीटर का उल्टा क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब अगर हमने वेवलेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, अगर वेवलेंथ को हमने सेंटीमीटर में लिखा तो इसका उल्टा हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और जनरली हम इस एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में ही लिखते हैं। तो ऐसे ही है वेव नंबर है, वेव नंबर की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो एनर्जी जो हम मेजर करते हैं इस फॉर्म में ही करते हैं। तो इसमें मतलब एक टाइप से एनर्जी दे रखी है E1 और E2, मतलब 2 ट्रांजिशन की एनर्जी दे रखी है। देखो अगर मान लो जो अब इनकी रेशो निकाल लेंगे हम, रेशो ऑफ दीज एनर्जी, क्या अगर E2/E1, E2/E1 की रेशो है जो, और E2/B' और E1/B'। देखो B' तो कॉमन है, B' है रा का पैरामीटर, B' तो दोनों में कॉमन है, B' से B' कट जाएगा, तो इसकी रेशो कितनी आएगी, तो जो एनर्जी की रेशो है वो ही आएगी 25,700 डिवाइड बाई 17,200, तो इसकी रेशो आ गई 1/1.5। तो 1.5 आ गया, तो हमने इस एक्सिस पे देखना है कि भाई मान लो यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी की रेशो आ रही है, मान लो 2 आ रही है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे 2 आ रही है ना, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी कितनी आई है, हमारा है 1.5। तो हमें ये देखना है इस एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे
इन ट्रांजिशन की रेशो 1.5 आ रही है, लेकिन देखो यहाँ पे तो मान लो 2 आ गई इनकी रेशो, यहाँ पे 1.9 आ गई। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम तो यार है यहाँ पे जो है इसकी जो 3 ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी जो है, ये वाली इनकी रेशो कितनी आ रही है, मान लो इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है 1.5। तो हमें ये होगा भाई ये पॉइंट हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया डेल्टा नोट बाई बी पे, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1.5। 1.5 इनकी रेशो आ रही है, ये कहाँ पे आ रही है, मान लो 28 पे आ रही है। मतलब क्या हो रहा है 28 पे इन दो ट्रांजिशन की रेशो आ रही है 1.5। समझो, जो डेल्टा नोट बाई बी की वैल्यू जो 28 है, तब जो ये दो एनर्जी है, जो पहले ट्रांजिशन और दूसरी ट्रांजिशन, इन दोनों की एनर्जी की रेशो आ रहा है 1.5। हाँ, तो 1.5 आ रहा है, तो हमें ये पता लग गया भाई ये मतलब ये वाला पॉइंट है मान लो ना, तो हमें ये पता लग गया कि ये वाला पॉइंट है भाई, यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो ई नोट बाई ई बाई बी है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है यहाँ तक, तो यहाँ से इसकी सीध में मतलब इसके सामने देखेंगे कि भाई ई बाई बी की वैल्यू कितनी है ना, और ऐसे ही इसके सामने देखेंगे ना कि ई बाई बी की वैल्यू कितनी है। तो मतलब ये अगर मान लो हमें ये पॉइंट पता लग गया, इसके कोऑर्डिनेट पता लगे, एक तो ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है, तो हमें ये डेल्टा नोट बाई बी तो पता ही है कहाँ कितने पे आया, 28 पे आया। तो हम इसके सामने वाले ये भी देख सकते हैं ई बाई बी कितना होगा इन दोनों का। हाँ, तो यहाँ पे ई बाई बी देख सकते हैं। तो फिर क्या है, तो मान लो ये हो गया, तो ये देखा है दिस रेजोल्यूटिव ऑब्टेन्ड बाय डेल्टा नोट बाई बी इज इक्वल टू 28। तो मतलब ये 28 पे आए जो इनकी रेशो ये। फिर 28 के सामने जो देख रहे हैं पहली ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही है, तो पहली ट्रांजिशन के लिए ई बाई बी की वैल्यू हो रही है 26। मतलब ये मतलब आज से बनाया हुआ है, तो इसमें इतना एग्जैक्ट नहीं दिख रहा कि 26 ये आएगा, लेकिन ये अगर प्रॉपर ग्राफ हो तो इसमें ये देख सकता है कि इस ट्रांजिशन के सामने जो है ई बाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 26 आ रही है। तो ई बाई बी की वैल्यू आज पता लगी। ऐसे ई जो है ई टू बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, ई टू बाई बी मतलब यहाँ पे जो इस पॉइंट के सामने वाला जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई टू बाई बी। ई टू बाई बी की वैल्यू आ रही है, मान लो यहाँ पे 39 आ रही है, यहाँ पे आएगा कुछ, तो ये 39 आ रही है ना। तो हमें ई वन बाई बी मिल गया और ई टू बाई बी मिल गया। तो पहले हमें क्या पता है, ई टू और ई वन पता हमें पहले से, वो तो हमने बाहर से एनर्जी दिया तो वो तो पता ही होगा। तो फिर ऐसे क्या है, ई वन बाई बी है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बी डैश निकाल सकते हैं, मतलब रैका पैरामीटर निकाल सकते हैं। रैका पैरामीटर कैसे निकलेगा, मतलब मान लो बी को, तो इससे ई वन की एनर्जी की, ई वन कितना है 17,200 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 26। तो बी डैश कैसे निकलेगा, बी को इधर आ जाएगा और 17,200 डिवाइड बाई 26 हो जाएगा बी। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 661, मतलब 661 निकल के आएगी बी डैश की वैल्यू, ऐसे इसी इक्वेशन में पुट करने से। और ऐसे ही अगर मान लो वेरीफाई करने के लिए देखें कि भाई यही वैल्यू आएगी क्या, उसके लिए हमें ई टू बाई बी वन कितना आया, यहाँ पे 39 आया है ना, और हमें ई टू की वैल्यू भी पता है कितनी है, 25,700। तो 25,700 डिवाइड बाई बी डैश डी इज इक्वल टू 39। इससे हम बी डैश निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25,700 डिवाइड बाई 39। तो बी डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 659। मतलब इतना तो एरर हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मतलब इनमें क्या है, इन दो मतलब जो हमारी रीडिंग आ रही है वो सेम आ रही है ना, बी डैश जो है सेम बी डैश तो सेम होना चाहिए हर एक ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि वो दो स्टेट के बीच में गैप बता रहा है ना, वो तो हर एक ट्रांजिशन के लिए सेम होना चाहिए, वो तो कॉन्स्टेंट होगा। तो इसमें बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही हमारी 661 आ रही है ना। तो फिर ऐसे ही हमें मान लो हमने ये सब कुछ निकाल लिया। अब हम क्या, जो मान लो तीसरी ट्रांजिशन की हमें एनर्जी नहीं पता थी मान लो, तो हमें देखना तीसरी जो ट्रांजिशन होगी 2 की हमने देख ली, तो तीसरी कितने पे होगी ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। मतलब E3/B देखोगे, अगर मान लो यहाँ पे E3/B है, वो यहाँ पे 55 के करीब आ रहा है ना, तो ज़्यादा आएगा इनसे, क्योंकि 8 जो ये वाली एनर्जी है वो ज़्यादा, तो E3/B आ रहा 55। तो E3 निकाल सकते हैं, E3 इज इक्वल टू 55 इंटू
बी डैश है ना, बी डैश हमने निकाल लिया 659। तो ऐसे E3 की वैल्यू हमने ये निकाल ली, E3 की वैल्यू निकाल ली। और ऐसे ही हम डेल्टा नोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डेल्टा नोट क्या है, क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या था, हमने डेल्टा नोट बाई बी है ना, डेल्टा नोट बाई बी हमारा कितना आया था, 28 आया था। इस पॉइंट पे ये पॉइंट कितना आया था, 28 आया था। तो डेल्टा नोट बाई बी था 28। तो डेल्टा नोट क्या हो जाएगा, 28 इंटू बी है ना, डेल्टा नोट क्या हो जाएगा 28 इंटू बी। तो बी की वैल्यू कितनी है 659। तो 28 इंटू ये हो जाएगा 845। तो मतलब ये क्या है, एक टाइप की मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे जो ऑर्गल डायग्राम की, उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें लिख दिया। और अगर ऐसे देखें और दूसरे की देखें तो ये है, ये इसी की दे रखी है। जो हमने D2 का देखा है इसमें ये दे रखी है कि ये है कि भाई जो इनकी रेशो आएगी, आप देख लें ये बुक की फॉर्म में है। तो अगर अगला ऐसे देखें D3 एंड D8 का देखें तो इसमें भी ये 3 ट्रांजिशन होगी। 3 ट्रांजिशन ऐसे हो रही है। और ऐसे E1 की वैल्यू पता है, E2 की पता है, E3 की पता है। या ऐसे V2 बाई V1 देखेंगे तो वो हो जाएगा E2 बाई E1 सिंपली है ना। देखो V2 अगर दे रखा है, V2 मतलब एक टाइप से क्या है, V2 मान लो एनर्जी की फॉर्म है। V2 मान लो किसमें है, वेव नंबर है V2। तो इसमें एनर्जी निकाल लेंगे हम। एनर्जी क्या होगी, मतलब E मान लो V2 दे रखा है तो इसके सामने एनर्जी आएगी E2 है ना, E2 आएगी। तो E2 क्या होगी, E2 होगी Hc बाई Hc इंटू लैम्डा म्यू नोट है ना, Hc इंटू म्यू नोट, सॉरी Hc इंटू म्यू नोट है ना। म्यू नोट क्या है, वेव नंबर है। तो मतलब ये एनर्जी आएगी ना, ये आएगी हमारी एनर्जी। तो लेकिन जैसे जो V2 बाई V1 की एनर्जी होगी, V2 बाई V1 की रेशो होगी, वही रेशो किसकी होगी, E2 बाई E1 की, क्योंकि इसमें Hc इंटू म्यू हो रहा है। तो Hc तो दोनों में कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशो जो इनकी होगी वो सेम रहेगी ना, रेशो सेम रहेगी। तो हमें E2 बाई बी डैश होगा और E1 बाई बी डैश की रेशो भी सेम ही होगी, क्योंकि बी भी कॉन्स्टेंट है। तो इसमें हमने निकाल लिया 1.41 आ रही है इनकी रेशो, जो एनर्जी हो रही है इनकी रेशो आ रही है वो कितनी आ रही है 1.41। तो अब क्या करेंगे हम, ये देखेंगे कि भाई मतलब 1.41 रेशो कहाँ पे आ रही है, मतलब दो ट्रांजिशन की एनर्जी, दो ट्रांजिशन की रेशो 1.41 कहाँ पे आ रही है। तो वो कहाँ पे आ रही है, इसमें हो रही है 25 पे, डेल्टा नोट बाई यहाँ पे मान लो 25 है। तो 25 पे, तो 25 पे इन दोनों जो एनर्जी है इनकी रेशो आ रही है 1.41। तो फिर ऐसे हमने डेल्टा नोट बाई बी पता लग गया। तो E1 बाई बी, E1 बाई बी क्या होगा, मतलब इसके इस पॉइंट के सामने यहाँ पे E बाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो 24 आ रही है। तो ऐसे इससे बी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो 740 डिवाइड बाई ऐसे 24 कर देंगे, यहाँ पे 25 का रखा, लेकिन जैसे E1 बाई बी की वैल्यू अगर 24 आ रही है यहाँ पे, तो 17,400 डिवाइड बाई 24, तो ये आ जाएगी 700 आ जाएगी। और ऐसे हम CFS से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा नोट बाई बी इज इक्वल टू 25। ये जो 25 जो डेल्टा नोट कितना आ जाएगा 25 इंटू 700, तो ये 17,500 हो जाएगा है ना। तो फिर इसमें ऐसे ही अगर हम E3 निकालना, हमें E3 वैसे निकाल सकते हैं। E3 बाई बी कितने पे आया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होगा E3 ये इसके सामने होगा, इस पॉइंट पे होगा ना, इस पॉइंट पे डेल्टा नोट बाई बी तो 25 है। और हमें ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला पॉइंट आ रहा है, मान लो 54 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 54 आ रहा है, तो 54 आ रहा है, तो E3 की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। और ये एक और फार्मूला होता है ऐसे निकालने का, जो ये 15B क्या है, 15B था अगर मान लो दो स्टेट थी 4F और 4P के बीच में, मतलब जो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो ग्राउंड स्टेट है, जो मतलब ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट है, उनके बीच में एनर्जी गैप यहाँ पे इतना है 15B है ना, 15B है। तो इसका ये और फार्मूला है, ऐसे निकाल सकते हो आप बी डैश की वैल्यू। मतलब ये एक टाइप से वेरीफाई करने के लिए है ये, मतलब इसका नेबो डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये फार्मूला होता है 15B, दोनों के बीच में एनर्जी गैप देखोगे तो ये आता है, इतना निकल के आता है।
तो इससे भी हम बी डैश की वैल्यू निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। लगभग मतलब सेम ही हो रही है ना। तो ऐसे ही अगर हम D8 का देखना चाहें तो इसी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। E3/A2 की वैल्यू निकाल लिया हमने, ये रेशो आया, ये रेशो देखें कितने डेल्टा नोट बाई बी पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है। फिर इससे 10 के सामने वाला हम जो y कोऑर्डिनेट है उसको देखेंगे तो E3/B कितने पे आ रहा है, 28 पे आ रहा है। ऐसे बी डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम CFSE की भी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिर हमने ये देख लिया। इसमें मेन तो ऐसे मैथमेटिकल पार्ट ही होता है, और अगले भी हैं जैसे, और भी इसमें बुक में दे रखे हैं अगर आप देखना चाहो तो। लेकिन मेनली जैसे ऑर्गल डायग्राम में पूछा जाता है, लेकिन अगर आप कहीं मतलब एग्जाम वगैरह में दिखे तो आप रीड कर सकते हो ना। मेन कंसेप्ट यही है इनमें। और अगर ऐसे होगा कि भाई जैसे दो स्ट्रेट है, मतलब कईयों में ऐसे होगा कि भाई ये है ना, हाई स्पिन के लिए भी है और लो स्पिन के लिए भी है। तो फिर उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हाई स्पिन के लिए तो ग्राउंड स्टेट अलग से बनेगी। ऐसे D6 है, D6 के लिए अगर हाई स्पिन है तो उसमें अलग से बनेगी, और D6 लो स्पिन है तो उसके लिए अलग से बनेगी। तो मतलब ये दोनों के लिए ऐसे स्टडी कर सकते हो आप इसको। अगर D6 है तो मतलब ये होगा कि भाई जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं हम, तो वो क्या होगा, तो पहले तो होगा लो स्पिन, पहले तो होगा हाई स्पिन, क्योंकि अगर लिगेंड वीक है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, हमारा हाई स्पिन बनता है। जैसे 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 लिगेंड की हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा ना। तो फिर क्या होगा, हाई स्पिन में तो जो इस वाले D6 हाई स्पिन वाले जो टर्म सिंबल थे वो यूज होंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो लो स्पिन में क्या होगा, लो स्पिन में ग्राउंड स्टेट का बनेगी, वो वाले मतलब फॉलो होंगे, है ना। वो आप रीड कर सकते हो बुक में, काफ़ी मतलब आगे वाले एग्जाम्पल भी देख रखे हैं। लेकिन ये मतलब एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम मिलता है कि कुछ और पूछ रखा है तो वो भी हम देख लेंगे ना। तो ठीक है, इससे हमारा ये वाली यूनिट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई ऐसे यूनिक टॉपिक मिलेगा जो हमने बीच में छूट गया ऐसे, तो वो हम देख लेंगे।